मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट के अंतर्गत स्तंभ चार्ट, बार चार्ट, जिसको दंडालेख या बार ग्राफ भी कहते हैं, इसको बनाना और इस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न, एक परिवार का मासिक खर्च है। भोजन पर 8,000 रुपये, शिक्षा पर 5,000, वस्त्र पर 3,000 रुपये, परिवहन पर 4,000 और अन्य खर्च 5,000 रुपये है। इन आंकड़ों को दंडालेख द्वारा निरूपित करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्तंभ चार्ट में ये मदों के नाम हैं: भोजन, शिक्षा, वस्त्र, परिवहन। ये खर्च है रुपयों में। 1 इकाई लंबाई बराबर 1,000 रुपये। तो भोजन पर 8,000 रुपये खर्च होते हैं। ये 8,000 और ये भोजन। तो हमको यहां तक का स्तंभ चार्ट बनाना है। ये हो गया भोजन का खर्च 8,000। शिक्षा पर 5,000, तो 5,000 हमको ये शिक्षा पर खर्च है 5,000 रुपये। वस्त्र पर 3,000 रुपये खर्च होते हैं। ये वस्त्र, तो 3,000 यहाँ। तो हमको इसकी सीध में परिवहन पर 4,000 रुपये खर्च होते हैं। तो परिवहन पर 4, इसकी सीध मिलाते हुए अन्य खर्च 5,000 रुपये। तो अन्य खर्च है इसमें 5,000। इस प्रकार के स्तंभ चार्ट से अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे अधिक किस मद पर खर्च हुआ? भोजन पर। सबसे कम किस मद पर खर्च हुआ? वस्त्र पर 3,000। या शिक्षा पर वस्त्र से कितना अधिक खर्च हुआ? तो वस्त्र पर 3,000, शिक्षा पर 5,000, 2,000 अधिक खर्च हुआ। अब प्रश्न देखिए, वस्त्र व भोजन का अनुपात। वस्त्र पर खर्च हुआ 3,000 और भोजन पर खर्च हुआ 8,000। तो हमको 3,000 और 8,000 का अनुपात निकालना है। अनुपात होता है दो संख्याओं की सरल रूप में तुलना। तो इनकी दोनों की हम 3-3 जीरो हटा देंगे, तो ये 3:8 वस्त्र व भोजन पूरे खर्च का अनुपात है। शिक्षा पर कुल खर्च का प्रतिशत, यानी शिक्षा पर कुल खर्च का कितने प्रतिशत खर्च हुआ? तो कुल खर्च है अपना 8,000 और 5 13,000 और 3 16,000 और 4 20,000 और ये 5 25,000। कुल खर्च है 25,000 और शिक्षा पर हुआ खर्च है 5,000। तो 5,000 खर्च हुआ शिक्षा पर, कुल खर्च 25,000 गुणा 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100 में से कितना। तो इनकी ऊपर और नीचे की बराबर शून्य काट देंगे हम, 3-3 जीरो और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब 5 का भाग लगाएंगे 100 में 20, तो ये हो गया 20%। शिक्षा पर कुल खर्च का 20% खर्च होता है। सभी मदों का औसत खर्च, 5 मद है, इनका औसत खर्च कितना हुआ? पांचों को जोड़ेंगे तो सभी संख्याओं का योगफल 25,000 है और संख्याएं हैं 5। योगफल में संख्याओं का भाग लगाते हैं तो औसत आ जाता है। 25,000 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 पंजे 25, 3 जीरो ऐसे तो 5,000। ये सभी मदों का औसत खर्च है 5,000 रुपये। एक कक्षा के सप्ताह भर में अनुपस्थित विद्यार्थियों का स्तंभ चार्ट है। सप्ताह में रविवार की छुट्टी होती है, 6 दिन विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। तो ये 6 दिनों की अनुपस्थिति इस स्तंभ चार्ट में दर्शाई हुई है। सोमवार को 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, मंगलवार को 7 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, बुधवार को 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, गुरुवार को 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, शुक्रवार को 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे और शनिवार को 6 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। अब इस स्तंभ चार्ट के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, बुधवार व गुरुवार को अनुपस्थित विद्यार्थियों का अंतर,
यानी बुधवार व गुरुवार को अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों का अंतर कितना है? तो बुधवार को अनुपस्थित हैं 3 विद्यार्थी और गुरुवार को अनुपस्थित हैं 5 विद्यार्थी। तो 5 और 3 का अंतर हमको बाकी करके निकालना है, 2 विद्यार्थियों का अंतर। सोमवार व शनिवार को कुल अनुपस्थित विद्यार्थी, यानी सोमवार व शनिवार को कुल कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? सोमवार को अनुपस्थित रहे 5 और शनिवार को रहे 6। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे, सोमवार व शनिवार को मिलाकर 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, तो शनिवार को उपस्थित विद्यार्थी कितने हैं? यानी मान लो इस कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, तो शनिवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? तो शनिवार को अनुपस्थित हैं 6 विद्यार्थी और कुल विद्यार्थी हैं 60। तो 60 में से 6 अनुपस्थित हैं, तो इसका मतलब उपस्थित विद्यार्थी हैं 54। कौन कौन से दिन सप्ताह की औसत अनुपस्थिति से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? इसके लिए पहले औसत अनुपस्थिति निकालनी पड़ेगी एक सप्ताह की। तो इनकी संख्या लिखते हैं। सोमवार को 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, मंगलवार को 7, बुधवार को 3, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 4 और शनिवार को 6 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इन सब का जोड़ होगा 5, 7, 12 और 3, 15, 5, 20, 24 और 6, 30। अब योग में संख्याओं का भाग लगाने पर औसत अनुपस्थिति आ जाएगी। योग 30, संख्याएं 6 ही बार हैं, तो औसत अनुपस्थिति आ गई 5 विद्यार्थी। ये औसत अनुपस्थिति है। इससे अधिक विद्यार्थी कौन कौन से दिन अनुपस्थित थे? तो 5 से अधिक शनिवार को 6 विद्यार्थी और मंगलवार को 7 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो मंगलवार और शनिवार को औसत अनुपस्थिति 5 से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे। मंगलवार व शनिवार को औसत से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इस स्तंभ चार्ट को देखकर पता लग रहा है कि सबसे अधिक अनुपस्थित विद्यार्थी मंगलवार को थे 7 और सबसे कम अनुपस्थित थे बुधवार को 3। अब उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। जिस दिन सबसे अधिक अनुपस्थित होंगे उस दिन सबसे कम उपस्थिति रहेगी और जिस दिन अनुपस्थिति सबसे कम रहेगी उस दिन उपस्थिति सबसे ज्यादा रहेगी। तो किस दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक उपस्थित विद्यार्थी देखने के लिए अनुपस्थित जिस दिन सबसे कम होंगे उस दिन उपस्थित सबसे ज्यादा होंगे। तो अनुपस्थित सबसे कम है बुधवार को। बुधवार को 3 ही अनुपस्थित है, तो बुधवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे मान लो कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं और अनुपस्थित 3 है, तो उपस्थित 57 विद्यार्थी ये थे बुधवार को। सबसे अधिक उपस्थिति बुधवार को। एक परीक्षा में गौरव के प्राप्तांकों का बार ग्राफ ये बना हुआ है, इसको देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदी में 75 अंक प्राप्त हुए, अंग्रेजी में 58, गणित के प्राप्तांक 90, विज्ञान में 67 और सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर। हिंदी व गणित के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? अनुपात 2 संख्याओं की सरल तुलना होती है। हिंदी के प्राप्तांक हैं 75 और गणित के प्राप्तांक हैं 90। इनको सरल रूप में लिखेंगे तो 15 का भाग इन दोनों संख्याओं में लगेगा, तो 15 का भाग 75 में लगाएंगे तो 15 पंजे 75 5 और 15 का भाग 90 में लगाएंगे तो 15 छक्के 90 6 आ गई। तो 5:6 हिंदी और गणित का अनुपात है। अगला प्रश्न,
प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हैं, तो कुल प्राप्तांक कितने प्रतिशत है? यानी ये सभी विषयों के जो अंक है वो 100 में से आए हुए हैं, तो कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले इनको सबको जोड़ना है। 75, 58, 90, 67 और 70। 5, 8, 13 और 7, 20, 0, 2, 9, 5, 14, 9, 23, 6, 29, 7, 36। कुल प्राप्तांक है 360। ये 360 अंक प्राप्तांक है। पूर्णांक हो गए 5 विषय हैं तो 500। एक विषय के 100 पूर्णांक है तो 5 विषय के 500 गुणा 100, प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे। अब 5 का भाग लगाएंगे 360 में, तो 5 का भाग 360 में लगाएंगे, 7 बार में आए, 5 सते 35, 1 बच गया, 0 उतार ली। फिर 5 का भाग लगाएंगे 10 में, तो 2 बार में आ गए, 5 दूनी 10, अब शेष कुछ नहीं बचा। 72%। कुल प्राप्तांक 72% है। विज्ञान के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांकों से कितने कम है? तो गणित के प्राप्तांक है 90 और विज्ञान के प्राप्तांक है 67। तो इनको कम करना है। 0 में 7 कम नहीं होंगे, 9 में से 1 उधार लेंगे तो 10 में से 7 कम करें तो 3, 9 में 1 कम हो गया तो 8 रह गया, 8 में से 6 कम करें तो 2। 23 अंक विज्ञान के प्राप्तांक गणित से 23 कम है। हिंदी के प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांकों से कितने अधिक है? तो हिंदी के प्राप्तांक हैं 75 और अंग्रेजी के हैं 58। तो हिंदी के में से अंग्रेजी के प्राप्तांक कम करने हैं। 5 में से 8 कम नहीं होंगे, 7 से 1 उधार लेने पर 15 हो गए, 15 में से 8 कम करें तो 7, 7 में 1 कम हो गए, 6 रह गए, 6 में से 5 कम करें तो 1। हिंदी के प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांकों से 17 अधिक है। सामाजिक विज्ञान से अधिक अंक किन किन विषयों में प्राप्त किए? तो सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक हैं 70। अब 70 से अधिक किन किन विषयों में आए हैं? एक तो है गणित में 90 और हिंदी में 75। ये सामाजिक विज्ञान से अधिक अंक हैं। तो हिंदी और गणित, हिंदी व गणित के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांकों से अधिक है। एक पुस्तक विक्रेता द्वारा सन 2011 से 15 तक बेची गई पुस्तकों का दंडालेख यानी बारग्राफ है। इसमें वर्ष यानी सन लिखे हुए नीचे 2011, 12, 13, 14, 15 ये पुस्तकों की संख्या है। इसका पैमाना है 1 इकाई लंबाई बराबर 100 पुस्तकें, यानी यहां से यहां तक 100, इस निशान से यहां तक 200, फिर ये 300, यानी प्रत्येक इकाई 100 है। ये बीच में निशान लग रहे हैं, ये 50 की जगह है। तो 2011 में 650 पुस्तकें बेची गई, इसकी सीध में ही है। 2012 में 750, 2013 में 600 पुस्तकें और 2014 में 800 पुस्तकें बेची गई। 2015 में 900 पुस्तकें बेची गई। इस तरह तो बारग्राफ बना लेते हैं। फिर इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करते हैं। कौन से वर्ष बिक्री में गिरावट आई? 2011 से 12 में बिक्री बढ़ी है, 12 से 13 में कम हुई है यानी गिरावट आई है, 13 से 14 में बिक्री बढ़ी है और 15 में बिक्री बढ़ी है। तो गिरावट एक ही जगह आई है 2013 में। सन 2013 में बिक्री में गिरावट आई है, बाकी सभी वर्षों में बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। तो सन 2013। 2011 से 2015 तक पुस्तकों की औसत बिक्री कितनी रही? तो ये 2011 से 2015 तक 5 वर्ष हैं। इन 5 वर्षों की पुस्तकों की संख्या को जोड़कर
इनके योग में संख्या, यानी 5 साल है तो 5 का भाग लगाना है, तो इनको जोड़ते हैं 650, 750, 600, 800, 900, 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 दूनी 14, 6 20, 28 और 9 37, 3700। ये 3700 पूरे 5 साल की बिक्री है, तो ये हो गया संख्याओं का योग हो गया 3700। संख्याएं हैं 5 वर्ष है, तो 3700 में 5 का भाग लगाना है। 3700 पहले 7 बार में 5 7 35, फिर 7 में से 5 कम करे तो 2 बच गए, ये शून्य यहाँ उतार ली, फिर 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो 4 बार में 5 चौके 20, और ये शून्य बच गई, उसको भागफल में उतारेंगे 740। इन 5 वर्षों की पुस्तकों की औसत बिक्री हुई 740 पुस्तकें। वर्ष 2011 व 2012 में बिकी पुस्तकों का अनुपात कितना है? 2011 और 2012 में, 2011 में बिकी 650 और 2012 में बिकी है 750। तो पहले तो दोनों की 0 0 कम कर देंगे, तो ये 65 75। इनको और सरल रूप में करेंगे, दोनों में इकाई का अंक 5 है तो दोनों में 5 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो 5 का भाग लेने पर 13 पंजे 65 होते हैं, और इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 15 पंजे 75। तो इनका अनुपात है 13:15। 750 से अधिक पुस्तकें कौन कौन से वर्ष बेची गई? 750 से अधिक पुस्तकें बेची गई, ये 800 900 है 2014 और 2015 में। तो 2014 व 2015 में। वर्ष 2013 में बिकी पुस्तकें 2014 में बिकी पुस्तकों का कितना प्रतिशत थी? 2013 में बिकी पुस्तकें 600 और 2014 में बिकी पुस्तकें हैं 800। तो ये 600 800 का कितना प्रतिशत थी, यानी गुणा 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100 से गुणा करते हैं, तो ये 2 0 और 2 0 काट देंगे, तो ऊपर की 2 नीचे की। अब 8 का भाग लगाएंगे 600 में, 8 का भाग पहले 60 में लगाएंगे तो 7 बार में आए 8 7 56। इनको 60 में से 56 कम करेंगे तो 4 बच गए, ये 0 40 हो गए। अब 8 का भाग लगाएंगे 40 में, तो 5 बार में आ गए 8 पंजे 40, तो ये हो गई 75%। 2013 में बिकी पुस्तकें 600, 2014 में बिकी पुस्तक 800 का 75% थी। छोटी कक्षा में ऐसे भी सरल प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक बिक्री कौन से वर्ष हुई? तो सबसे अधिक बिक्री 900 है, वो 2015 में हुई। सबसे कम बिक्री कौन से वर्ष हुई? तो सबसे कम संख्या है 600, ये 2013 में। तो सबसे कम पुस्तकें 2013 में बिकी।